हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान का 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। और जो शेड्यूल है वो तो पहले ही आपके पास में आ गया था, बट फिर भी अभी आपको स्क्रीन पे जो वो शेड्यूल भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊं तो जो सीट्स हैं इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं। इसमें कोई मेरी तरफ से बहुत नॉलेज वाला कोई कंटेंट है ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। काउंसलिंग की अगर अपन बारे में बात करें, 4 राउंड्स काउंसलिंग के होंगे। 3 जो राउंड्स होंगे वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा और 4th वन विल बी स्टे वैकेंसी राउंड। जो काउंसलिंग है उसमें अप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 रुपीज़ रहेगी SC ST एंड STA कैटेगरी के लिए, और OBC जनरल के लिए 2500 रुपये रहेगी। ये जो अप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये आपको वापस नहीं मिलेगी, ना ही ये कोई आगे फ़ीस में एडजस्ट होगी। ये आप बोल सकते हैं कि राजस्थान की जो काउंसलिंग कमेटी है वो आपसे काउंसलिंग कराने का इतना पैसा है वो ले रही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। फिर इन्होंने बोला है कि आपको जो वेबसाइट पे फॉर्म 1 फॉर्म 2 है वो कंप्लीट करना है। अगर मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊं तो ये rajujneet2025.com में एप्लीकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 दिखेंगे, इनको कंप्लीट करना है। अगर दोनों को आप कंप्लीट करेंगे तभी माननीय होगा कि आपने जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो अपलोड हो उसके बाद में स्टार्ट हो जाए। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, इन सब के लिए, इसका भी इन्होंने जब नोटिस दिया था डेट का, अगर अपन उसको देखें तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जो इनका वेरिफिकेशन है, जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकेप हैं या फिर डिफेंस और पैरामिलिट्री इनसे बिलोंग करते हैं, तो वो जो है 4 अगस्त को बेसिकली 9 बजे हैं वो SMS मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे जाके इनको प्रेजेंट होना है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। फिर 5 तारीख तक ये जो भी कैंडिडेट जिन्होंने वेरीफाई करा लिया होगा इनको जो है वो बेसिकली इनका जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर देंगे। 4th पॉइंट में इन्होंने डेट्स और शेड्यूल की बात करी, वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई जो इस वीडियो को देख रहा है कहीं ना कहीं उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर एलिजिबल होगा तभी वो वीडियो देख रहा है, तो उसमें भी अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करके। एज लिमिट की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 तक अगर कोई पर्सन 17 साल पूरा कंप्लीट कर लेगा तो वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बेसिकली उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई पर्सन राजस्थान की स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं सारों को नहीं पढ़ूंगा। अगर स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मम्मी पापा हैं वो उनके राजस्थान में 10 साल से ज़्यादा उनको हो गया है रहते हुए, और बच्चे को भी एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा यहाँ पढ़ाई करते हुए हो गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राजस्थान की कहीं पे पढ़ाई कर रहा है, वो भी एलिजिबल है। या कोई बेसिकली राजस्थान का ही रहने वाला है और कहीं दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहा है, वो भी इसके अंदर में एलिजिबल है। और कोई एम्प्लॉय है राजस्थान गवर्नमेंट का, या आप बोल सकते हो कि ऑल इंडिया सर्विस जो होती है बेसिकली उनका अगर कोई एम्प्लॉय है और 3 साल से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सर्व करते हुए उसको हो गया है, लाइक जैसे जनरली IAS IPS वगैरह होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के अंडर में आते हैं, तो उनको 3 साल से ज़्यादा हो गया तो उनके भी जो बच्चे वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे इसके अंदर में और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं एंड आई एम प्रिटी मच श्योर सबको पता होगा कि मैं राजस्थान की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अपन जो है वो वहाँ पे उसको रिजोल्व कर देंगे डाउट को आपके। आगे आते हैं अपन, ये सारे एलिजिबिलिटी हो गए। NRI, वैसे अपना कोई यहाँ पे वीडियो देखने वाला NRI होगा नहीं, क्योंकि NRI लोग हैं वो बहुत कम होते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनको पार्टिसिपेट करना होता है उनको पता होता है। फिर अपन आ जाते हैं रिजर्वेशन भी अगेन अपने हाथ में नहीं है, जो भी है इन लोगों ने फाइनल कर रखा है 15% सीट्स ये जो भी है, और इसमें अपने को दिमाग लगाना भी नहीं है, बस अपने को तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है उसका जो है वो अपने को सही से पालन करना, और कोई भी दिक्कत अपने एंड से उसके अंदर में ना रहे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा रिजर्वेशन में, कि कुछ प्रॉपर सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं उन लोगों के लिए जो बेसिकली वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर वार्ड ऑफ आप बोल सकते हो मिलिट्री फोर्सेस के उसमें आते हैं।
तो इसमें देखिए इन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व करी हुई है जिनके मम्मी या पापा डिफेंस में काम करते हैं या पैरामिलिट्री में काम करते हैं या करते थे, रिटायर हो गए हैं। तो उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी उन लोगों को जिनके पेरेंट्स हैं वो मतलब डिफेंस में सर्व करते टाइम में, मतलब डिफेंस में काम करते टाइम शहीद हो गए थे, या फिर जिन्होंने मतलब वो कोई भी वॉर वगैरह लड़ा और उसके टाइम में डिसेबल हो गए, विकलांग हो गए, है ना। फिर तीसरा है वो उन लोगों के लिए जिन जो सर्विस करते टाइम ही वहाँ पे किसी कारण की वजह से मतलब असामयिक दुर्घटना की वजह से एक्सपायर कर गए थे। ऐसे इन्होंने कैटेगरीज बना रखी हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, फिर मतलब ऐसे फर्स्ट वालों को पहले, सेकंड को बाद में, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जनरली मतलब बहुत सारे बच्चे आगे पूछते हैं, सर मेरे पापा डिफेंस में काम कर रहे हैं, क्या मेरे को भी इस कोटे का बेनिफिट मिलेगा? आपको बिल्कुल मिलेगा अगर आपसे ऊपर वाली कैटेगरीज के जो पर्सन है वो कम है। तो जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि वार्ड जो WPP बोलते हैं बेसिकली इसको, इस कोटा को, तो ये आप ये मान सकते हैं कि 4 तक ही जनरली क्लोज हो जाता है। 5 तक तो बहुत ही रेयर केस में आता है। अगर 5 तो आ भी गया तो 6 का बेनिफिट तो जनरली मैंने ऐसे देखा है कि नहीं मिलता है बच्चों को। तो ये था। बाकी आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसमें इसके थ्रू आपको सीट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी खास रहती नहीं है। फिर हम बात करते हैं, इन्होंने जैसे जैसे ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ही बता रखा है कि कौन सा परफॉर्मा से जो है वो जिन बच्चों को ये कोटा के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो बनाना है। तो वो भी इन्होंने जैसे सर्टिफिकेट फॉर परफॉर्मा 1 है वो आप जब आप इस PDF का भी मैं लिंक अटैच करा दूंगा, तो जिस फॉर्मेट में आपने यहाँ मेंशन है उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। और जब यहाँ पे आपको SMS जयपुर के अंदर में बुलाया गया है, जो डेट मेंशन इन्होंने करी है 4 अगस्त को, जो वहाँ पे SMS में जाना है तो उसी फॉर्मेट में आपको बना के लेके जाना है। सर्टिफिकेट परफॉर्मा नंबर 2 है वो बेसिकली उन जो यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं, अगर इन 3 कैटेगरीज के लिए है तो आपको परफॉर्मा 2 लेके जाना है। फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारे काम की चीज़ इसमें सीट मैट्रिक्स ग्रुप में आ ही चुकी है। सीट मैट्रिक्स बेसिकली 3 टाइप के कॉलेजेस के लिए, एक तो जहाँ पे प्योर गवर्नमेंट सीट्स हैं उनकी, एक मैनेजमेंट सीट, मतलब कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट होती है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तकरीबन आप ये मान के चल सकते हैं 9 लाख रुपए के आसपास में साल की फ़ीस होती है। तो उन सीट्स के लिए ये है। थर्ड वन इज़ NRI सीट। NRI सीट के लिए भी यहाँ पे जो है वो सीट मैट्रिक्स आई है। और जो मैनेजमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट सीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बात कर रहा हूँ, उनकी फ़ीस है वो 9 लाख रुपए है। ये फ़ी की डिटेल है, ये एक और डिटेल इनका आएगा नोटिफिकेशन, उसके अंदर में आ जाएगी, तो वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर अगर अपन एप्लीकेशन प्रोसीजर की इसमें बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया फॉर्म 1 फॉर्म 2 है वो आपको प्रॉपरली उसको फिल करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे गलती ना हो, वरना आप इनएलिजिबल हो जाओगे आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कोई फोटोकॉपी वगैरह अपने डॉक्यूमेंट की करा के लेके जाएं तो उसके अंदर में क्लियर वो होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हुई, दिख नहीं रहा प्रॉपरली, तो वो वहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे आपको और आपका डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल कर देंगे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी, आप किसी कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर रहे होंगे। रिपोर्ट तो हालांकि SMS में ही आपको जाके है वो करना है। तो इसमें लिखा है कि आपको 2 कॉपी है, मतलब ओरिजिनल के साथ में एटलीस्ट 2 कॉपी हैं वो साथ में आपको लेके चलनी है प्रिंट आउट करा के। और जो भी आप कॉपी प्रिंट आउट करा के जाएँ वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर होनी चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, मार्कशीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट हो गया, फिर उसके बाद में अगेन 10th का मार्कशीट, फिर आपको 11th क्लास की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। और अगर आप कोविड के टाइम में पास हुए हैं तो आपको जो स्कूल में प्रिंसिपल की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा वो आप लेके जा सकते हैं। फिर जो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मैं ऊपर बात कर रहा था 1 to 11 कैटेगरीज थी कि आप परमानेंट रेजिडेंट राजस्थान के कहीं बाहर आप पढ़ाई कर रहे थे तो भी आप एलिजिबल है। उसमें 1 to 11 में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको बेसिकली उसका प्रूफ लेके जाना है आपको कि आप यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा आपको पढ़ाई करते हुए होगे तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप बाहर के पर्सन हैं तो आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसका पर्टिकुलरली आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। जनरली राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए मूल निवास है वो चल जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर आपको अपनी फ़ोटो ID लेके जानी है, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID एंड एट्सेट्रा।
कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल्यवान जिसकी मैं बात कर रहा था, 4 फ़ोटो आपको लेके जानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करी है नीट के टाइम में। फिर PWD का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है और ये वेरीफाइड, जैसे पहले की वीडियोस में मैंने बताया, MCC के साइट पे 16 सेंटर्स दिए हुए हैं पूरे भारत में। लाइक राजस्थान की अगर अपन बात करें तो SMS जयपुर इज़ वन ऑफ देम। तो वहाँ से आपका जो PWD का सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड होना चाहिए। WDP और WPP की जो मैं बात कर रहा था, डिफेंस की और पैरामिलिट्री की, उसमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और उसमें जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं 1 2 3 प्रायोरिटी पे या 4 5 6 पे, तो जो है वो आप वहाँ पे आपको लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको लेके जाना है। और बॉन्ड या फिर बैंक गारंटी एज पर द अप्लीकेबल परफॉर्मा, ये इसी में ही अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको बॉन्ड का भी एक दिया हुआ है जिसको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा के आपको लेके जाना है। फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए NRI सीट्स के लिए, उसके बारे में अपन यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम तो rajugneet2025sms@gmail.com पे आपको मेल कर देनी है। चॉइस फिलिंग की हम बात करें, देखिए आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो जो है वो आपको अगेन दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक राउंड 3 में भी आप दोबारा से राउंड 3 में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रे में पार्टिसिपेट करना है तो स्ट्रे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे भले ही आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो। हर राउंड के अंदर में आपको चॉइस है वो फिल करनी होगी। ऐसा नहीं कि राउंड 1 वाली चॉइसेस ही हर राउंड के अंदर में काम आ जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपग्रेडेशन करना चाहता है, तो उसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने राउंड 1 की कॉलेज ज्वाइन कर ली, राउंड 2 में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करूं, तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, आप राउंड 2 की चॉइस फिल है वो करें। अगर आप राउंड 2 की चॉइस फिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। अगर आपने कभी भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, सपोज आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, राउंड 2 में आपको एक अलग कॉलेज अलॉट होगी जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी उससे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी मेरे को राउंड 1 वाली कॉलेज ही अच्छी लग रही है, वो दे दो, मेरे को राउंड 2 वाली नहीं चाहिए, ऐसा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ बातें हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। फिर अपन सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, तो जब भी आपको सीट अलॉट हो जाए तो आपको जो है वो SMS मेडिकल कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसमें एक चीज़ बताया है अगला कि जो बॉन्ड है बेसिकली, जिस अपन परफॉर्मा के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में अगर आपका गवर्नमेंट सीट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप उस सीट पे जाके ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो है वो 10 लाख रुपए का लाइक बॉन्ड है अमाउंट का फिल करके वो आपको लेके जाना है। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, प्लस जब आपकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी तो जो है आपको 2 साल तक राजस्थान गवर्नमेंट जो सर्विस जहाँ पे भी आपको करने के लिए बोलेगा आप करेंगे, अदरवाइज आपको जो 10 लाख रुपए का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। जनरली आज के टाइम पे सर्विस करने के लिए वो आपको बाध्य नहीं करते हैं, बट फिर भी वो बॉन्ड साइन कराते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट ये डेंटल कॉलेज में अगर आपका हुआ है जो राजस्थान में सिर्फ RUHS में, तो वहाँ पे आपको 4 लाख रुपए का बॉन्ड आपको फिल करना पड़ता है। और इसका जो है इन्होंने परफॉर्मा नंबर 6 दिया। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की। सिक्योरिटी में MBBS की गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो 50,000 रुपये का आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना है। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज, RUHS और ESIC कॉलेजेस आ गए। 2 लाख रुपए लगेंगे आपके अगर आप मैनेजमेंट सीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर की 9 लाख रुपए तकरीबन साल की फ़ीस रहती है। 5 लाख रुपए अगर आप NRI सीट पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या फिर 5 लाख रुपए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर आप डेंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, तो आपको जो 10,000 रुपये जमा कराने होंगे।
इसमें नीचे एक बात लिखी है कि अगर आप 2 लाख या 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज इनके अंदर में, या गवर्नमेंट जो बाकी मेडिकल कॉलेज आ रही है इनके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में भी। अब बात आती है थोड़ा सा जो राउंड 1 में आपने ज्वाइन किया, राउंड 2 में आपने नहीं किया तो क्या होगा, कब आपकी सिक्योरिटी जब्त होगी, कब नहीं होगी। देखो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया था एमसीसी का, तो मैं सेम चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा तो हो सकता है लेंदी भी हो जाए वीडियो। तो मैं ओवरऑल आपको ऊपर से चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या फ़र्क है, उनके बारे में अपन थोड़ा ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया होगा तो जो है वो आपको पता होगा कि एमसीसी के ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या रूल्स हैं। तो हम ये बात ज़्यादा करें कि स्टेट में क्या चेंज हुआ उससे, तो आपको ये पूरा वीडियो बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे ही स्टेट 1 राउंड की काउंसलिंग होती है और रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो जो है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलेज ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी कोई सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी, आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं। और फ्री एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, कहीं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जमा नहीं कराने होते हैं। अगर जो है आप फर्स्ट राउंड की कॉलेज अगर आपको मिलती है और अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर राउंड 2 की अगर आप काउंसलिंग कराते हैं और अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आपको सिंपली चॉइस फिल करना है, और अगर जैसे ही आप चॉइस फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसिडर्ड एज अपग्रेडेशन। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो है वो आप अपने राउंड 1 की कॉलेज से खुश हैं। सिक्योरिटी, अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की किसी भी कॉलेज को आपने ज्वाइन कर लिया और अगर स्टेट काउंसलिंग से आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी वो जो है आपकी फीस के अंदर में काउंट कर ली जाएगी। यही बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। फिर बात कर लेते हैं राउंड 2 की। अब देखिए, आपने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में आपने राउंड 2 की चॉइसेस फिल करी। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो कॉलेज है वो वही रह गई जो राउंड 1 की कॉलेज थी। तो और अगर आपका मन कर रहा हो कि नहीं, इससे बेटर तो मेरे को ऑल इंडिया राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगी, तो जो है वो आप राउंड 2 का रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर अंदर में आप जो है वो कॉलेज छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं? जब राउंड 2 में आपको कॉलेज ज्वाइन अलॉट हुई, सपोज आपको कॉलेज अलॉट हो गई एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। राउंड 2 की आपने चॉइस फिल करी और आपकी कॉलेज वही रह गई, अपग्रेड नहीं हुई। अपग्रेड नहीं होने का मतलब आपने जो राउंड 2 में कॉलेज फिल करी वो उनमें से कोई भी आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब आपको राउंड 1 वाली कॉलेज ही फाइनली अलॉट होगी राउंड 2 में भी। और अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, मेरे को इस कॉलेज में नहीं रहना है, तो आप उस कॉलेज को फ्रीली आप उस कॉलेज को 2 दिन, रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर अंदर आप बिना सिक्योरिटी जब्त किए आप छोड़ सकते हैं। अगर 2 दिन के अंदर में आपने उस कॉलेज को नहीं छोड़ा तो जो है वो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, अगर उसके बाद में आप छोड़ेंगे तो। अगर एक कैंडिडेट जिसने राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया और अगर उसको कॉलेज अलॉट हुई, या एक कैंडिडेट जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और राउंड 2 में भी उसकी कॉलेज जो है वो अपग्रेड हो गई थी, इन दोनों केस के अंदर में अगर वो पर्सन कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी वो जब्त कर ली जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि राउंड 2 की अगर चॉइस फिल आपने करी और अगर आपको कॉलेज मिल गई तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। बस एक ही केस में आपकी सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी, जब आपने वो कॉलेज राउंड 1 में ज्वाइन करी और राउंड 2 में भी वही कॉलेज रहेगी और 2 दिन के अंदर में आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वो वापस लेके आ जाए। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर ली वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर में, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। किसी भी कैंडिडेट को राउंड 3 की अगर कॉलेज अलॉट हो गई और अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसकी सिक्योरिटी भी जब्त हो जाएगी और वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कोई भी कैंडिडेट जिसने राउंड 3 तक कॉलेज ज्वाइन कर ली है, राउंड 3 तक उसका ज्वाइंट स्टेटस आ गया, मतलब किसी ने राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन कर ली, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई पर्सन राउंड 1 में ज्वाइन करे और राउंड 2 में कॉलेज छोड़ दे, क्या ऐसा आदमी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा? तो हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कॉलेज मिली और अगर आपने छोड़ दी तो जो है वो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिली और अगर चाहे आपने छोड़ी या ज्वाइन करी, दोनों केस में आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
अगर किसी को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है और अगर उसने जो है उस सीट को ज्वाइन नहीं किया तो 1 साल के लिए वो इस काउंसलिंग से डिबार्ड हो जाएगा, स्टेट काउंसलिंग से। इस बार एमसीसी में ये रूल नहीं आया 1 साल डिबार्ड होने वाला, तो ये एक बेसिकली आप बोल सकते हो चेंज है। तो एक तो ये चेंज है इस बार की काउंसलिंग में, और दूसरा चेंज वो था जो मैंने ऊपर बताया आपको कि स्टेट राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गई, राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया बट आपकी कॉलेज अपग्रेड नहीं हुई। तो ऑल इंडिया में तो ये था कि आप मतलब रिजल्ट आने के 2 4 5 दिन कभी भी वो सीट छोड़ सकते हो, बट इसमें स्टेट में इन्होंने सिर्फ 2 दिन की कंडीशन है वो डाली है। एक चीज़ पे आप खास करके ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट राउंड 2 या राउंड 3 की कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइन करने के बाद में वो रिज़ाइन नहीं कर पाएगा। नहीं करने का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहीं रहेंगे ओरिजिनल जो आपने जमा कराए हैं, और आप कहीं और एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेट राउंड 2 की कॉलेज आप तभी ज्वाइन करें राजस्थान में अगर आप ये कंफर्म है कि आपको राजस्थान के इस काउंसलिंग के माध्यम से ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है इसी में एडमिशन लेना है, या राउंड 3 में अपग्रेड होगा या नहीं होगा, आप यहीं एडमिशन लेने वाले, तभी जो है वो आप इस काउंसलिंग में राउंड 2 के बाद में कॉलेज ज्वाइन करें। राउंड 2 और राउंड 3 के बाद में अगर आपने कॉलेज ले ली तो आप उसको जो है वो रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि कोई भी कैंडिडेट एक टाइम पे 2 कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइन कर चुका होगा वो स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और जो स्टेट के राउंड 3 में ज्वाइन कर लेगा वो ऑल इंडिया कोटा के जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और जो ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी में ज्वाइन कर लेगा वो स्टेट के स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने अगेन बताया है कि जब आप कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे स्टेट में तो अगेन जो ये बात ऊपर जिन्होंने बताई कि आपको 1 साल की ट्यूशन फ़ी है वो आपको जमा करानी है, और जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा वो बेसिकली ट्यूशन फ़ी के अंदर में एडजस्ट है वो हो जाएगा। तो कितने का क्या डीडी बना के लेके जाना है या फिर आपको ऑनलाइन डालना है पैसा, वो उसकी डिटेल है वो अभी आएगी, अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। फिर सेम राउंड 2 से जो है वो राउंड 3 के अंदर में ये चीज़ होगी, और राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज अगेन फ्रेश अलॉट हुई है तो आपको 1 साल का जो भी ट्यूशन फ़ी है वो बेसिकली आपको पे करना है, सिक्योरिटी अमाउंट है वो ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे करना, कौन से अकाउंट में करना, ये सारी डिटेल है वो भी आ जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। स्टे वैकेंसी राउंड में भी बेसिकली ये सेम रहेगा। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, ज्वाइन करने के बाद में जो है उनका बेसिकली एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, और जब आप कॉलेज के अंदर में जाएंगे उसमें हर कॉलेज का अपना अपना एक डेट आता है वेबसाइट पे, तो आपको देखना होगा और उस डेट पे जाके आपको अपना मेडिकल टेस्ट देना है। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके अंदर में तो जो है वो आपको एडमिशन लेना मतलब आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। 1 सितंबर से जो है वो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। फिर लास्ट में इन्होंने फिर से बताया है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में नहीं जाएंगे तो जो है वो आप मतलब वहाँ पे कॉलेज है उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपके उन डाउट्स का आंसर है वो कर देंगे। ये परफॉर्माज हैं अलग अलग, इनको आप ज़रूर देखिएगा कि आपके केस में कौन सा परफॉर्मा लेके जाना है, उसका क्या फॉर्मेट है, ये सारा का सारा आपको अलग अलग इस पर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोज़ काउंसलिंग से रिलेटेड आप देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।